टर्म ऑफ एन algebraic एक्सप्रेशन, टर्म ऑफ एन algebraic एक्सप्रेशन। तो आप देख सकते हैं कि इसमें जो डिफरेंट पार्ट्स है, डिफरेंट पार्ट्स ऑफ algebraic expression separated by प्लस या माइनस आर कल्ड टर्म। ठीक है, तभी मैंने आपको जो एग्जांपल दिया है उसी में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जांपल जो है आपका 5 - 3x प्लस 4x² y। तो इसमें जो आपका टर्म जो है ये आपका क्या हो गया, एक्सप्रेशन हो गया। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन बोलिए, एक्सप्रेशन बोलिए, बात समझ में है। अब इसमें जो आपका टर्म जो आएगा वो आपका आ जाएगा 5 आ जाएगा, -3x आ जाएगा एंड 4x² आएगा। यहाँ इम्पोर्टेंट एक चीज़ है दोस्त कि ये जो माइनस है, माइनस आपका टर्म के साथ ही इंक्लूड है। ठीक है, अलग नहीं कीजिएगा। आपका दूसरा एग्जांपल देते हैं दोस्त, 7x² - 5xy प्लस y² z -8। ये जो आपका है ये है आपका एक्सप्रेशन है। ठीक है, टर्म जो इसमें आएगा, टर्म्स जो आएंगे वो आएंगे आपका 7x² - 5xy y² z -8। ये सारे के सारे क्या है, मतलब इसमें कितना है, 4 टर्म है। इसमें कितना है, 3 टर्म है। ठीक है, अब कहे फैक्टर्स। ठीक है, ये टर्म है आपका जो है, तो टर्म इस टर्म कंटेन कांस्टेंट और वेरिएबल और या एंड वेरिएबल। इस टर्म कंटेन्स कांस्टेंट और एंड वेरिएबल्स। ठीक है, एग्जांपल मैंने आपको जो दिया है, एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ 5xy। ठीक है, तो इसमें आप देख सकते हैं ये 5 जो है ये आपका कांस्टेंट है, x y क्या है, वेरिएबल्स है। तो इन्हीं चीज़ों से मिलकर तो बना है आपका ये टर्म, ये आपका टर्म है। ठीक है, तो ये सारे जो चीज़ है ये है आपका फैक्टर्स। ठीक है, तो जो कांस्टेंट है उसको बोलते हैं हम लोग न्यूमेरिकल फैक्टर। ठीक है, कांस्टेंट जो है इसको हम लोग बोलेंगे न्यूमेरिकल फैक्टर, न्यूमेरिकल फैक्टर। ठीक है, जो हमारा वेरिएबल्स है इनको हम लोग बोलेंगे, क्या बोलेंगे दोस्त, लिटरल फैक्टर, लिटरल फैक्टर। ठीक है, अब इसमें जो आपका एक और चीज़ जो सीखना हम लोग को है वो सीखना है कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का जनरली हम लोग मतलब समझते हैं, जनरली हम लोग समझते हैं कांस्टेंट फैक्टर और न्यूमेरिकल फैक्टर। ठीक है, लेकिन ऐसा रियलिटी में नहीं है। ठीक है, इसमें क्या हो सकता है आपका, जैसे एग्जांपल मैंने आपको दिया 5xy। ठीक है, इसमें कोफिशिएंट ऑफ x अगर पूछा जाए, कोफिशिएंट ऑफ x जो पूछा जाए वो आपका हो जाएगा 5y। ठीक है, एंड कोफिशिएंट ऑफ y पूछा जाए तो हो जाएगा 5x।
एक्स, लेकिन सिर्फ अगर पूछ दिया कोफिशिएंट तो उसका हो जाएगा आपका 5। इसमें मतलब हिडन जो रहता है वो रहता है कोफिशिएंट ऑफ लिटरल फैक्टर। तो जिसका हम लोग कोफिशिएंट निकालना है उसके छोड़ के बाकी सारे फैक्टर्स लिख देने हैं। तो लिटरल फैक्टर में तो आपके सारे के सारे क्या आ जाएंगे, वेरिएबल्स आ जाएंगे। तो उसको छोड़ के क्या आएगा, सिर्फ और सिर्फ कॉन्स्टेंट आएगा। अगर कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोला है तो 5y लिख दीजिए, कोफिशिएंट ऑफ वाई बोला है तो उसको छोड़ के जितना बाकी वो सब लिख दीजिए। सिर्फ कोफिशिएंट बोले तो जो न्यूमेरिकल फैक्टर है उसको लिख दीजिए। इसका मतलब होता है कि कोफिशिएंट ऑफ लिटरल फैक्टर 6ab। ठीक है, इसमें अगर सिर्फ कोफिशिएंट बोले FICIENT सिर्फ कोफिशिएंट बोले तो इसका मतलब हो जाएगा -6, क्योंकि इसमें जो मतलब जो होता है हिडन जो मतलब होता है वो होता है कोफिशिएंट ऑफ लिटरल फैक्टर। इसका मतलब ये होता है। ठीक है, और पूछ दिया अगर आपका कोफिशिएंट ऑफ ए, कोफिशिएंट ऑफ ए पूछ दे तो उसमें हो जाएगा आपका -6 भी हो जाएगा। उसी तरह अगर आपको पूछ दे कोफिशिएंट ऑफ बी पूछ दे तो वहाँ पर हो जाएगा आपका -6, ये हो जाएगा। ठीक है, एक और एग्जांपल देते हैं दोस्त, -y। यहाँ पर बोले कोफिशिएंट बोले ऑफ y बोले इक्वल टू -1, या फिर सिर्फ कोफिशिएंट बोले क्योंकि यहाँ सिर्फ एक ही टर्म है, कोफिशिएंट बोले तो भी आपका -1 रहेगा। ठीक है, ओके। इसमें का मतलब होता है टर्म हैविंग नो लिटरल फैक्टर। आपको लिटरल फैक्टर का मतलब समझ में आना चाहिए। क्या है, वेरिएबल फैक्टर है। ठीक है, तो एग्जांपल आपको दे देते हैं दोस्त। एग्जांपल आप देख सकते हैं, एक x² + 5x - 3, ये क्या है, एक आपका एक्सप्रेशन है। ठीक है, कितने टर्म है इसमें, 3 टर्म है, 3 टर्म्स है। तो इसमें जो कांस्टेंट टर्म जो है वो कौन सा है आपका, वो आपका है -3। ठीक है, चलिए अब एक और चीज़ आपको बता देते हैं, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ये सारा चीज़ हम लोग अभी डिस्कस कर रहे हैं टर्म के हिसाब से, लाइक एंड अनलाइक टर्म्स। ठीक है, तो इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे हम लोग। टर्म हैविंग सेम लिटरल फैक्टर आर सेड टू बी लाइक टर्म। जिसके लिटरल फैक्टर सेम है उसको हम लोग बोलेंगे लाइक टर्म। ठीक है, और अनलाइक उसका अलग वाला केस हो जाएगा। अनलाइक जो है टर्म हैविंग डिफरेंट लिटरल फैक्टर। अब इसको एग्जांपल देते हैं दोस्त। ये मैंने आपको दे दिया 6xy, उसका दे दिया 5y, 7x², 9y, 4xy और आपको दे दिया 8y², तो इसमें अगर हम लोग बोल सके लाइक टर्म बोलेंगे तो लाइक टर्म कौन कौन सा आपका है, ये 7x² एंड 8x² एक लाइक टर्म है। दूसरा आपका है 6xy
और आपका 9xy ये लाइक टर्म है। तीसरा आपका 5y एंड 9y ये लाइक टर्म है। अनलाइक टर्म कौन कौन सा है दोस्त? 6xy 5y 7y स्क्वायर, ये सब क्या है? अनलाइक टर्म है। ठीक है, तो लाइक टर्म और अनलाइक टर्म हम लोग समझ गए, बहुत बढ़िया। इसका हम लोग यूज करेंगे, इसका जो यूज करेंगे वो कहाँ करेंगे? इसका यूज करेंगे हम लोग, इसका यूज करेंगे एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन में। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब हम लोग कुछ अलग चीज पढ़ लेते हैं। टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आपको टर्म पता है, टर्म पता है, एक्सप्रेशन पता है, फैक्टर्स पता है, ठीक है, कोफिशिएंट पता है, लाइक एंड अनलाइक टर्म पता है। ठीक ना, चीज आपको पता है। अब आप क्या करते हैं? अब जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दे दिया, इसमें 7x स्क्वायर माइनस 5xy प्लस वाई स्क्वायर जेड माइनस 8, इसमें कितने टर्म है? इसमें टर्म कितने हैं? तो इसमें आपका टर्म जो है, नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 4 है। एक और एग्जांपल आपको दे दिया मैंने, एग्जांपल दे दिया आपको 2a प्लस 3b, इसमें कितने नंबर ऑफ टर्म्स है? नंबर ऑफ टर्म्स कितने हैं? 2 है। एक और एग्जांपल दे दिया मैंने आपको, a प्लस 2b प्लस 5c, इसमें जो नंबर ऑफ टर्म्स जो है, नंबर ऑफ टर्म्स जो है वो 3 है। 1 2 3 1 2, ठीक है। इसमें 1 2 3 4, एक आपका अलग टर्म है, एक आपका अलग टर्म है, एक अलग टर्म है और ये एक अलग टर्म है। इसमें 3 टर्म है, 4 टर्म 2 टर्म 3 टर्म देख लिया। अब मैंने आपको एक और दे दिया एग्जांपल दे देता हूँ दोस्त। एग्जांपल है आपका 5x माइनस 7, दोनों अलग अलग है। इसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 1 1। नंबर ऑफ टर्म्स कितना है? 1 1 है। चलिए, इतना चीज समझ में आ गया। अब आपको हमको बताते हैं वेरियस टाइप्स ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑफ एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ टर्म्स। ठीक है, इसमें आपको बता देता हूँ कौन कौन सा है। एक है आपका मोनोनोमियल, ठीक है। दूसरा आपका क्या है? बाइनोमियल। तीसरा आपका है ट्राइनोमियल्स। चौथा आपका है क्वाड्रिनोमियल्स। पांचवा आपका है पोलिनोमियल्स। ठीक है, अब आपको एक्सप्लेन करते हैं मोनोनोमियल्स, जिसमें नंबर ऑफ टर्म जो होगा नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो 1 होगा। इसमें जो नंबर ऑफ टर्म जो होगा वो 2 होगा। इसमें नंबर ऑफ टर्म जो होगा 3 होगा। इसमें नंबर ऑफ टर्म जो होगा 4 होगा। ठीक है, आपको एक और चीज़ है मोनो। मोनो मतलब बाय, ट्राई,
क्वाड्री, इसका मतलब होता है 1, इसका मतलब होता है 2, इसका मतलब होता है 3 और इसका मतलब होता है 4। ये कहीं भी आप वर्ड यूज कीजिए, मोनो का मतलब होता है हमेशा 1। आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी जहाँ भी यूज कीजिए, मैथ किसी भी क्लास में यूज कीजिए, इसका मतलब मोनो का मतलब हमेशा 1 होता है। बाइनोमियल, बाई का मतलब बाई, ये आपका फिक्स है बाई, ठीक है। और ट्राई ये 3, क्वाड्री ये 4। ये वर्ड आपका कहीं भी यूज सकता है, ये वाला वर्ड कहीं भी हो सकता है। ये तो आपका अलग अलग हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इसका मतलब 4 होता है। अब पोली का क्या मतलब होता है? पोली का मतलब होता है एक और मोर देन 1 एज पर NCERT। इसका मतलब क्या हुआ दोस्त? इसका मतलब ये हुआ कि जितने भी मैंने पढ़ा, मोनो, बाइनोमियल्स, ट्राइनोमियल्स, क्वाड्रिनोमियल्स, सब के सब क्या है? पोलिनोमियल्स है, ठीक है। आपको एग्जांपल तो दे दिया मैंने, इसका एग्जांपल मैं देता हूँ आपको। 2xy - 8, इसका एग्जांपल देता हूँ मैं दोस्त। 5c + 9y, इसका एग्जांपल देते हैं दोस्त। 7x² + 2y + 5, इसका एग्जांपल देते हैं दोस्त। इसका एग्जांपल आप देख सकते हैं, x³ + y³ + z³ + 3xyz, ये हो गया। और पोलिनोमियल में कुछ भी हो सकता है आपका दोस्त, मोनोनोमियल भी हो सकता है, बाइनोमियल भी हो सकता है, ट्राइनोमियल, क्वाड्रिनोमियल भी हो सकता है, सारे सारे पोलिनोमियल होते हैं। ये एज पर NCERT है दोस्त। मैं कंफर्म बोल रहा हूँ कि NCERT के हिसाब से उन्होंने एक ही लिखा है, एक या एक से ज़्यादा को हम लोग बोलते हैं पोलिनोमियल्स, ठीक है। लेकिन RSA कॉल में जो लिखा है 2 और मोर देन 2 लिखा है, तो हम लोग स्टैंडर्ड NCERT को मानते हैं, तो इसीलिए हम लोग 1 और मोर देन 1 ही मानेंगे, ठीक है।